हेलो स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन किया था और सेकंड लॉ से हमने कैसे फर्स्ट और थर्ड लॉ डिराइव करना है वो भी हमने फाइंड आउट करा था। अब हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या होती है हमारे पास? अपोजिंग फोर्स। एनी अपोजिंग फोर्स इन नेचर इज कॉल्ड फ्रिक्शन। प्रॉपर डेफिनेशन है इसकी, फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स that is set up between the surfaces of contact. Opposing force acting between surfaces of contact. आपने अब तक ये जनरल से टॉपिक पढ़ा भी है फ्रिक्शन, और काफ़ी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ी भी हैं। हम बस उसे थोड़ा डेरिवेशन के फॉर्म में यहाँ पे करेंगे। माइनर डेरिवेशंस है, हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, ऐसी टर्म्स पढ़नी है, तो थोड़ा ब्रॉड कंसेप्ट में पढ़ना है बस। अब अगर फ्रिक्शन के ओरिजिन की बात की जाए तो ओल्ड व्यू था हमारा, ओल्ड व्यू, ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रही हूँ। ओरिजिन मतलब कहाँ से फ्रिक्शन का कंसेप्ट शुरू हुआ। जैसे मैंने आपको लॉज ऑफ मोशन का बताया था ना, वैसे फ्रिक्शन का बता रही हूँ। तो एक कूलम्ब है हमारे पास, जिनके नाम पे हमारे चार्ज की यूनिट भी है कूलम्ब। तो कूलम्ब साइंटिस्ट थे हमारे फिजिक्स में। उन्होंने क्या कहा था, जो फ्रिक्शन है ना, दो सरफेस के बीच में जो गैप्स होते हैं या स्पेसिस होते हैं, उनके इंटरलॉक करने की वजह से रोल में आती है। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं जो सरफेसिस में, उनके आपस में लिंक अप करने की वजह से रोल में आती है। और जो हमारा मॉडर्न व्यू है उसके अकॉर्डिंग वो दिया था हमारे एक साइंटिस्ट हार्डी ओडेक्स ने। उनके अकॉर्डिंग क्या है, जो फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन है वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से है। कौन सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन? बिटवीन एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, जो एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जो कि हमने ग्रेविटॉन्स वगैरह पढ़े हैं, उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, या फिर जो उनके सरफेसेस पे जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, उसकी वजह से जो फोर्स रोल में आती है, अपोजिंग फोर्स जो रोल में आती है, उसे क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। अगर हम इसका एग्जांपल लें, जनरल सा एग्जांपल लेते हैं। अगर एक टेबल पे एक ब्लॉक पड़ा है, और हम उसे फोर्स धक्का दे एक तरफ से, फोर्स, ठीक है, तो अगर वो मूव नहीं करता, तो किसकी वजह से मूव नहीं करता? एक इक्वल अमाउंट ऑफ अपोजिट फोर्स उस पे लगी है। वो कैसे लगी है? फ्रिक्शन की वजह से। द इक्वल अमाउंट ऑफ अपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ठीक है, जो कि हमारी फोर्स को कैंसल आउट कर रही है। ठीक है, एग्जाम्पल लिया हमने यहाँ पे किसका? ब्लॉक का। अब हमारे पास फर्दर टाइप्स हैं। क्या है हमारे पास? फर्दर टाइप्स, स्टैटिक, रोलिंग, काइनेटिक, इस तरह के फ्रिक्शन है हमारे पास। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टैटिक फ्रिक्शन से। स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर हम जर्नल एग्जांपल लें तो फ्रिक्शन के बहुत सारे हमारे पास जर्नल एग्जांपल्स हैं। दैट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मैं ये बोर्ड पे लिख रही हूँ वो भी किसकी वजह से लिख रही हूँ? फ्रिक्शन की वजह से। जो इंक पार्टिकल्स हैं वो बोर्ड के पार्टिकल्स के बीच में इंटरलॉक हो रहे हैं, फंस रहे हैं, इसी की वजह से मैं क्या लिख पा रही हूँ। ठीक है, वॉक ऑफ अ मैन, हम लोग जो चलते हैं वो भी किसकी वजह से है? फ्रिक्शन की वजह से। जो हम ब्रेक अप्लाई करते हैं वो भी किसकी वजह से है? फ्रिक्शन की वजह से। जब ब्रेक अप्लाई करेंगे तो जो ब्रेक पैड्स होते हैं उनका कुछ जो लड़के साइकिल चलाते हैं या लड़कियां भी चलाते हैं साइकिल, तो स्कूटीज चलाते हो आप लोग,
डिस्क ब्रेक्स देखी हैं? डिस्क ब्रेक्स कुछ ऐसी होती हैं, उसमें छोटे छोटे होल्स बने होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो ना, एक रॉड होता है ब्रेक में लगा हुआ, वो रॉड इन होल्स के इधर उधर चला जाता है, ठीक है। तो वो रॉड जब इस जो आपने ब्लैंक स्पेस छोड़ा इसमें इंटरलॉक करता है तो वहां पे क्या लग जाती है, फ्रिक्शन, एक अपोजिंग फोर्स, ठीक है। जो मोशन है, जो फोर्स मोशन के थ्रू क्रिएट हो रही थी, ये ब्रेक उसी अमाउंट की इक्वल फोर्स जनरेट करता है। क्यों जनरेट करता है? अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो इसीलिए क्या लगती है, डिस्क ब्रेक, और उस वो ब्रेक लगने की वजह से क्या होता है, पीछे वाला बंदा आगे जाके गिर जाता है, क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ अपोजिंग फोर्स है ना, वो फोर्स कहीं ना कहीं तो देखेगी, तो वो जो ड्राइवर है कहीं बार वो भी आगे गिर जाता है डिस्क ब्रेक्स की वजह से, ठीक है। अब है हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है हमारे पास, ये भी अपोजिंग फोर्स ही है हमारे पास, ये बस इसीलिए ली है, देखो हमारे पास जो अलग अलग तरह की फोर्सेज हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन वो क्या है हमारे पास, लीनियर फ्रिक्शनल फोर्स। सिंपल वर्ड्स में लिख रही हूँ, ऐसी कोई टर्म नहीं है जिससे हम इसे डेजिग्नेट करते हैं। जो बॉडी हमारी लीनियर, जिस बॉडी पे हम जो फोर्स है वो लीनियरली अप्लाई कर रहे होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे टेबल का एग्जांपल लिया था, इसमें जो मैं फोर्स है वो लीनियरली अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। जो बॉडी है वो मूव करेगी तो लीनियर मोशन में मूव करेगी ना, ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा ना, तो जो लीनियर मोशन रिजल्ट करता है फोर्स, और जो अपोजिंग फोर्स है वो लीनियर फोर्स के अपोजिट में है, फ्रिक्शन जो है लीनियर फोर्स के अपोजिट में है, उसे क्या बोलते हैं हम, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की भी हमारे पास एक नॉर्मल सी डेफिनेशन है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स दैट इज सेट अप बिटवीन द सर्फेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज, ठीक है। व्हेन टू बॉडीज, कंडीशन क्या है, व्हेन टू बॉडीज टेंड टू स्लाइड over the surface of one another, ठीक है। इसका मतलब सिंपल है, जैसे मैं आपको करके भी दिखा दूं, एक हाथ है मेरा, ये है, दोनों सरफेस अगर ऐसे आपस में लीनियरली, मैंने क्या कहा, लीनियरली अगर ऐसे स्लाइड करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या आएगी हमारे पास, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होगा, व्हेन वन बॉडी इज ट्राइंग टू रोल ओवर द अनदर बॉडी, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या है, स्लाइड ओवर। स्टैटिक फ्रिक्शन के कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं इसकी देख लेते हैं। ये जो नेचर और सरफेस होता है ना, नेचर या सरफेस होता है कांटेक्ट का, बॉडीज का, उस पर डिपेंड करती है। जैसे कि जो दो बॉडीज टकराने वाले उनके सरफेसेस स्मूथ है या नहीं है। अगर देखो ये एब्रेशंस नहीं होगी, एब्रेशन मतलब उभराव को एब्रेशन बोलते हैं, उभराव को या छेद को एब्रेशन बोलते हैं। अगर ये आपके अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे तो फ्रिक्शन कम होगी। ये अप्स एंड डाउन्स करने के लिए क्या करते हैं, हम सरफेस को स्मूथ करते हैं। अगर आपके स्मूथ सरफेस होंगे तो फ्रिक्शन क्या होगा, जीरो, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए इट डिपेंड्स ऑन दी नेचर ऑफ सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये कभी भी खुद एक्शन में नहीं आती, ठीक है। जो फ्रिक्शन है वो कभी भी खुद एक्शन में नहीं आती। जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे ना, तब तक फ्रिक्शन रोल में नहीं आएगी। सो इट डज नॉट एग्जिस्ट इटसेल्फ। इसके ऊपर प्रॉपर्टीज हेडिंग लिख लेना, इट सेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग, एज द वर्ड इम्प्लाइज इटसेल्फ, मतलब कि जैसा कि ये वर्ड खुद बोल रहा है, सेल्फ एडजस्टिंग, ये फोर्स अपने आप को खुद ही एडजस्ट कर लेती है। कैसे? बाय द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड। जितनी फोर्स अप्लाई होगी ना, ये खुद ही उतने ही अमाउंट में वापस लगेगी, ठीक है। सो इट इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। इट अपोजेस
मोशन। ऑब्वियस है ये मोशन को अपोज करती है, मतलब कि ये पार्टिकल को मूविंग स्टेट में रहने नहीं देती। ठीक है, अब आ जाती है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक फ्रिक्शन का ही आगे, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन होती है जो कि एक बॉडी पोजेस कर सकती है। ठीक है, मतलब कि जो कि आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसके इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स जो लगेगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है हमारे पास, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा सिंपलाइजेशन होगा बस इसका भी। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले before a body just begin to slide over the surface of another body। ठीक है, ये कौन सी वैल्यू है जो बॉडी जो तब रोल में आएगी जब बॉडी सिर्फ किसी बॉडी पे चलना शुरू होगी, स्लाइड करना शुरू होगी ना, जस्ट बिगिन टू स्लाइड। ठीक है, कम्स इन प्ले when a body just begins to slide over another body। सरफेस लिख लेना इसमें, just comes in play when a body just begins to slide over the surface of another body। ठीक है, it is independent of area of surfaces। इसमें डिपेंड नहीं करता कि कौन सी बॉडी का कितना एरिया है। ठीक है, वैसे नॉर्मली फ्रिक्शन का एक ऑर्थोडॉक्स कंसेप्ट है कि अगर लार्ज सरफेस एरिया होगा तो फ्रिक्शन भी लार्ज होगा, तो इसीलिए ये जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है ये सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया ऑफ अ बॉडी। इसको हम अब हमारे पास है स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला। वैसे तो देखो जो फ्रिक्शन अप्लाई होती है उसमें हमारा एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो मोशन को अपोज कर रही है। तो दैट इज हमारे पास सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, ए इज इक्वल टू एफ एम। एफ इज इक्वल टू एम में है, एक्सेलरेशन क्या आएगा, फोर्स अपॉन मास। ठीक है, तो जो मास है, फोर्स है, वो नेगेटिव वैल्यू है यहाँ पे, और जो मास है वो 0 नहीं हो सकता, तो एक्सेलरेशन ही क्या है यहाँ पे, 0। ठीक है, अब हमारे पास अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ एक्स, सॉरी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है, हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ एक्स मैक्स इक्वल्स टू ना, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, अब जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है, जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आर के। आर क्या है हमारे पास, नॉर्मल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दी बॉडी। आर क्या है हमारे पास, नॉर्मल फोर्सेस। अब यहाँ पे नॉर्मल फोर्सेस वो नहीं है जो नॉर्मली नेचर में प्रेजेंट होती हैं, या फिर आप इसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंसिडर कर सकते हो। नॉर्मल फोर्सेस क्या है, दैट आर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू अ बॉडी। हमने टेबल पे एक ब्लॉक प्लेस किया है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऊपर से नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, दैट इज परपेंडिकुलरली एक्टिंग ऑन दी बॉडी। ठीक है, वो क्या है यहाँ पे, नॉर्मल फोर्स। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है वो नॉर्मल ऑफ फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑब्वियस है, स्टार्टिंग में जो बॉडी है बिना फोर्स के, क्योंकि जस्ट बिगिन्स टू स्लाइड, ठीक है, बिना फोर्स के उसने भी चलना शुरू ही किया है, जो फ्रिक्शन ऑफर कर रही है बॉडी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होना चाहिए नॉर्मल फोर्स के। मतलब कि जो उस बॉडी पे पहले फोर्स लग रही है वही रोल पे आएगी ना एज फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन के रूप में यही फोर्स एक्ट करेगी, क्योंकि अभी तो बॉडी पे कोई फोर्स लगनी शुरू ही हुई है जस्ट। ठीक है, तो फिलहाल तो बॉडी पे जो एक्शन है वो यही वाली फोर्स कर रही है ना, तो रिएक्शन भी यही वाली फोर्स करेगी। देयरफॉर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जितना ये होगा उतना ही ये चेंज होगा, जितना चेंज लिमिटिंग वैल्यू में होगा उतना ही चेंज नॉर्मल फोर्स में होगा। मतलब जितनी नॉर्मल फोर्स होगी उतनी ही हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन होगी, जितनी नॉर्मल फोर्स उतनी हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। प्रोपोर्शनैलिटी का ये मतलब होता है। ठीक है,
तो अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी के कंसेप्ट को हम हटाने के लिए इक्वल लगा लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक नई चीज़ आ जाती है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब यहाँ पे जो हमारे पास म्यू एस है वो क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मतलब कि जो फ्रिक्शन रोल में आ रही है, जो फ्रिक्शन एक्ट कर रही है, वो उसकी वैल्यू हमें किससे पता चलेगी, म्यू एस से। मतलब जितनी फ्रिक्शन वर्क में आ रही है, जितनी फ्रिक्शन रोल में है, उसकी वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या है हमारे पास, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, ये है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और ये क्या है, नॉर्मल फोर्स। तीनों चीजें आपको क्लियर है, ठीक है। अब एक कंडीशन है हमारे पास, फ्रिक्शन हमेशा जो लिमिटिंग फोर्स है उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है, मतलब जो कि नॉर्मल फोर्स है हमारे पास, वो हमेशा कम होनी चाहिए किससे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल फोर्स के प्रोडक्ट से, ठीक है। तभी हमारे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसके वजह से कोई ऑब्जेक्ट चलना रुकेगा। मतलब एप्लीकेशन हम स्टैटिक फ्रिक्शन की तभी ले सकते हैं। सो थैंक यू। आज ये हमारे स्टैटिक फ्रिक्शन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट में हम काइनेटिक फ्रिक्शन करेंगे। अगर मेरे पास इसकी एप्लीकेशंस अवेलेबल हुई तो मैं आपको वो भी सेंड कर दूंगी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।